कविता अग्रवाल एक बार फिर आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ पार्ट 4 लेके आई हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों का इसमें फ़ायदा हो सके। थैंक यू। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वीडियो की लिंक मैं इसमें लास्ट में दे दूँगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे ये आपको मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे व्हाट इज़ कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स क्या होता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ कॉमर्स, उसके बाद ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। अब ब्रांचेस दो होती हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में होलसेलर आते हैं, रिटेलर आते हैं, और एक्सटर्नल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसेस। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कॉमर्स? कॉमर्स इज़ अ वाइड टर्म consisting of all those activities which are necessary for sale, transfer or exchange of goods and services। यानी कॉमर्स का मतलब बहुत छोटा नहीं है। कॉमर्स एक वाइड टर्म है, एक बड़ी टर्म है, जिसके अंतर्गत वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं जो सेल यानी बिक्री करने के लिए, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज यानी कि जो गुड्स हैं, जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं, जो बनी हुई वस्तुएं हैं, उनको ट्रांसफ़र करना यानी किसी को देना, या एक्सचेंज करना या लेन देन करना, और सर्विसेज यानी कॉमर्स के अंतर्गत वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं जो बने हुए माल को बाज़ार में पहुंचाने का काम करती हैं। क्योंकि अगर फैक्ट्रीज़ में माल बन के तैयार हो जाएगा और उसको हम बाहर नहीं भेजेंगे, एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, तो वो बनी हुई बेकार हो जाएंगी। इसलिए कॉमर्स के अंतर्गत हमारा ट्रेडिंग आता है। इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टू इंश्योर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। कॉमर्स क्या करता है? कॉमर्स वाणिज्य, इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर यानी निर्माता और कंज्यूमर यानी गुड्स को यूज़ करने वाला। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में गुड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कॉमर्स के अंतर्गत आता है। इसको और अच्छे से हम समझेंगे। कॉमर्स बेसिकली एम टू इंश्योर सप्लाई ऑफ गुड्स एट द राइट प्लेस, इन द राइट क्वांटिटी एंड एट द राइट टाइम। यानी कॉमर्स के अंतर्गत ये आता है कि जो वस्तुएं बन चुकी हैं फैक्ट्री में, जो वस्तुएं का उत्पादन हो चुका है, उनको सही जगह पे पहुंचाना, सही क्वांटिटी यानी कि मात्रा में पहुंचाना, और सही समय पर। अब इन तीन चीज़ों का बहुत महत्व होता है कॉमर्स में। क्या होता है कि अगर सपोज़ हमारे पास एक कपड़े की फैक्ट्री है और हमें सर्दियों के कपड़े की ज़रूरत है, यानी राइट प्लेस, यानी जहाँ पे उस समय विंटर सीज़न है वहाँ पर उनकी चीज़ पहुँचनी चाहिए, या जहाँ से हमें ऑर्डर मिला है वहाँ पर उस चीज़ें पहुँचनी चाहिए। राइट क्वांटिटी, वहाँ पर अगर डिमांड है 100 कंबल की और हम 200 कंबल पहुँचा देते हैं तो वो भी गलत है। हमारी ज़्यादा एक्सेस पहुँच गया, कम पहुँचाते हैं तो उन लोगों की नीड पूरी नहीं होगी। यानी हमारी क्वांटिटी, मात्रा सही होनी चाहिए, राइट टाइम। अगर हमारा विंटर सीज़न है तो विंटर सीज़न से कुछ समय पहले हमें वहाँ स्टॉक कर लेनी चाहिए चीज़ें, या विंटर स्टार्टिंग तक पहुँच जानी चाहिए। उसके बाद अगर वो पहुँचती हैं तो वो यूज़लेस है। नेक्स्ट है, इन दिस वे कॉमर्स एंश्योर्स फ्री एंड स्मूथ एक्सचेंज बाय रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ एक्सचेंज। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कॉमर्स के अंतर्गत वो सभी चीज़ें आती हैं, जो वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं जो गुड्स के एक्सचेंज में आने वाली बाधाओं, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल्स मीन्स जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी बाधाएं, जो भी रुकावट आती हैं, उन सब को दूर करने का काम कॉमर्स का होता है। द हिंड्रेंस में बी इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन। अब ये हिंड्रेंस किस किस रूप में आ सकती हैं? पर्सन के रूप में, प्लेस के रूप में, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन। यानी कि किसी व्यक्ति की वजह से भी लेट हो सकता है,
कोई सपोज़ कोई ड्राइवर नहीं आया, छुट्टी पे हो गया, तो ये एक हिंड्रेंस हो गई, ये एक हमें माल पहुंचाने के लिए रुकावट हो गई। ठीक है, प्लेस है कि हमें किसी जगह का हमें रास्ता नहीं पता, या हमें उसका रूट नहीं पता, या हमें वहाँ का रास्ता ख़राब है, तो कैसे पहुँचा जाए। टाइम कि हमारा जाने में तो 5 घंटे लगेंगे, लेकिन हमें 3 घंटे में वो चीज़ पहुँचानी है, तो हम क्या करेंगे। रिस्क कि रास्ते में माल चोरी भी हो सकता है, कोई बारिश भी आ सकती है, ख़राब भी हो सकता है। फाइनेंस कि हमारे पास उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए प्रॉपर फंड नहीं है, पैसा नहीं है, रेंट देने के लिए नहीं है। एंड इन्फॉर्मेशन कि हमें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पहुँचानी है। तो ये सब एक रुकावटें होती हैं जो हमें ख़त्म करके वहाँ जहाँ पे गुड्स की ज़रूरत है वहाँ तक उन्हें पहुँचानी होती हैं। ये सब काम कॉमर्स के अंतर्गत होता है, यानी कि कॉमर्स व्यापार को चलाना। कॉमर्स रोल ऑफ फंक्शन ऑफ कॉमर्स। अब देखिए कि इसका क्या रोल होता है, यानी इसके क्या कार्य होते हैं। कॉमर्स प्लेज अ वाइटल रोल बाय रिमूविंग द फॉलोइंग हिंड्रेंस इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स इन सभी बाधाओं को दूर करके अपने गुड्स और सर्विसेज को ज़रूरतमंद तक, कंज्यूमर तक पहुंचाता है। फर्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। दिस हिंड्रेंस अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कॉमर्स रिमूव्स दिस हिंड्रेंस थ्रू ट्रेड. Trade provides an organized market where the buyer and seller can contact each other. अभी हमने ऊपर छोटी मोटी चीज़ें देखी थी, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हमारा प्रोडक्ट बन गया है लेकिन उसके लिए हमारे पास ख़रीदार नहीं है, व्यक्ति नहीं है, तो वो बना हुआ माल बेकार है। इसके लिए हमें सही मार्केट पता होनी चाहिए। सही मार्केट का पता होने के बाद वहाँ तक माल पहुँचाने की व्यवस्था कॉमर्स के अंतर्गत आती है, और वही हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को दूर करती है, यानी कि बायर और सेलर के बीच के गैप को ख़त्म करना। ये एक कॉमर्स की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब आता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। दिस हिंड्रेंस अकर्स ड्यू टू ज्योग्राफिकल सेपरेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ये रुकावट जब आती है जब प्रोड्यूसर किसी अलग जगह पे रहता है और कंज्यूमर कहीं और होता है। जिस तरह हम एक उदाहरण से ये समझते हैं कि जैसे गेहूं का उत्पादन कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा एमपी में होता है, लेकिन उस गेहूं को हमें अलग अलग जगह पे पहुंचाना होता है, दिल्ली में, हरियाणा में। तो उस चीज़ को जो दूर करता है, इस ऑब्स्टेकल को हम किस चीज़ से दूर कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट से। तो यानी हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को हम ट्रांसपोर्ट से दूर कर सकते हैं, और हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को हम ट्रेड से दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब हिंड्रेंस ऑफ टाइम के अंतर्गत क्या आता है? दिस हिंड्रेंस अकर्स ड्यू टू टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स. स्टोरेज एंड वेयर हाउसेज एक्टिविटीज़ रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम बाय फैसिलिटेटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. अब हमारे पास कि हम क्या है कि स्टोरेज और वेयरहाउस नहीं होंगे तो जो हमारा ज़्यादा माल बना हुआ है उसको स्टोरेज नहीं मिलेगी, तो वो ख़राब हो जाएगा। अगर हमारे पास हमें गेहूं का उत्पादन करना है, चावल का उत्पादन करना है, तो वो पूरा भरपूर उत्पादन होता है, और जितनी हमारी कंजम्पशन होती है उसके बाद अगर वो बच जाता है तो उसके लिए हमें स्टोरेज की ज़रूरत होती है। या अभी हमारे पास किसी चीज़ का सीज़न है, जैसे कि अब हमारे पास मैंगो का सीज़न है, हमने बहुत सारे मैंगोज़ ले लिए, लेकिन इस समय हमारे गर्मियों में मैंगो खाए जाते हैं, लेकिन विंटर्स में मैंगो नहीं आते हैं। तो विंटर्स में अगर हमें मैंगो खाने हैं तो उसको हम वेयर हाउस या स्टोरेज में स्टोर करके रखेंगे। तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम को ये दूर करता है। नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। द हिंड्रेंस अकर्स ड्यू टू रिस्क ऑफ लॉस, डैमेज ड्यू टू थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट एट्सेट्रा. प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस रिस्क प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस. अब क्या होता है, जब हमारे उत्पादन करता है, कंपनी में कोई भी उत्पादन करता, तो बहुत सारे रिस्क उसके साथ होते हैं,
ये रास्ते में जब माल जाता है तो बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो उन सब को रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस की जाती है ताकि वो कम से कम रिस्क में काम हो सके। यानी इंश्योरेंस जो करते हैं वो उसकी पूर्ति करते हैं, वो उसके पैसे के नुकसान की भरपाई करते हैं। अब है हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। दिस हिंड्रेंस अकर्स ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल टू अंडरटेक द अबव एक्टिविटीज़। Commerce remove this hindrance through banking and finance institution. They provide the requisite capital to carry on various activities. अब हमारे पास फाइनेंस की भी प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारे पास जितना हमारे पास फाइनेंस है उससे ज़्यादा उत्पादन में चाहिए, उससे ज़्यादा हमें उत्पादन करने में पैसा चाहिए, तो हम बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस हिंड्रेंस अकर्स ड्यू टू लेक ऑफ प्रोडक्ट अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स। अगर हमारे पास हमने कोई चीज़ बनाई है, सपोज़ हमने आज एक नया फ़ोन बनाया, लेकिन उस फ़ोन की जानकारी जब तक हम अपने एडवर्टाइजमेंट के द्वारा लोगों तक नहीं देंगे, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या उसमें फ़ीचर्स हैं, तब तक कंज्यूमर को उसके बारे में नहीं पता चलेगा और वो सेल नहीं हो पाएगी, मार्केट में नहीं चल पाएगी। तो मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी जानकारी, ये सब कॉमर्स का काम है। कॉमर्स के अंतर्गत ये सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। तो हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को भी दूर करना होता है। अब है ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स की 2 ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट है ट्रेड और सेकंड है एड्स टू ट्रेड, यानी कि व्यापार और व्यापार को देने में सहायक चीज़ें, यानी ऑक्सिलरीज। फर्स्ट है ट्रेड। ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स और यूज़र्स। यानी कि जो ट्रेड का मतलब क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग। जब हम किसी चीज़ को खरीदते या बेचते हैं तो वह ट्रेड कहलाती है। या फिर सर्विस, जो भी हम सर्विस देते हैं जिसमें हमें मॉनेटरी गेन होता है, वो ट्रेड कहलाता है। इसको और अच्छे से समझते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड, both producer and consumer will have to search for each other and it would not be possible to undertake production activities on a large scale. अगर हमारे बीच में ट्रेड नहीं होगा तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में, तो ये किसी भी बिज़नेस के लिए नुकसानदायक है। ये उसको लार्ज स्केल पे नहीं ले जा सकता, क्योंकि जब बना के चीज़ें रख देगा उसके पास कंज्यूमर ही नहीं होगा तो आगे बढ़ेगा कैसे। कंज्यूमर के पास अगर प्रोड्यूसर नहीं होगा तो वो अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेगा। तो ये इन दोनों का रिलेशन बीच में होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, ट्रेड रिमूव्स दिस हिंड्रेंस ऑफ पर्सन बाय क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ट्रेड इन दोनों के बीच की दूरी को कम करता है। वो किस तरह करता है वो हम आगे जानेंगे। द पर्सन हु आर एंगेज्ड इन ट्रेड आर नोन एज ट्रेडर्स और मिडलमैन। जो ट्रेड में लोग लगे रहते हैं उसको हम ट्रेडर्स या मिडलमैन कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड की नीचे हम जानेंगे कि क्या क्या ट्रेड के अंतर्गत आता है। ऑन द बेसिक ऑफ जोग्राफिकल एरिया, ट्रेड में बी क्लासिफाइड इन 2 ब्रॉड्स। फर्स्ट है इंटरनल, सेकंड है एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड होलसेल और रिटेल, यानी कि जो हमारे होलसेलर कौन होते हैं। होलसेलर वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में माल खरीद के कंपनी से, प्रोड्यूसर से छोटे छोटे दुकानदारों को यानी रिटेल ट्रेडर्स को बेचते हैं और रिटेल ट्रेडर्स उन्हें कंज्यूमर तक पहुंचाता है। एक्सटर्नल ट्रेड्स क्या होता है, अगर हम ये हमारे जो इंटरनल ट्रेड हैं ये सब कंट्री में ही होते हैं, ये कंट्री से बाहर नहीं होते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल ट्रेड हैं वो कंट्री टू कंट्री होते हैं, एक देश से दूसरे देश से व्यापार किया जा सकता है। इसमें इंपोर्ट ट्रेड यानी कि व्यापार को माल को मंगाना, आयात करना।
जैसे कि अगर हम चाइनीज़ फ़ोन का हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया में तो वो इंपोर्ट ट्रेड हो जाएगा। एक्सपोर्ट, अगर हम इंडिया से चीज़ों को बाहर भेजते हैं तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। और एंटरपोर्ट क्या होता है कि हम एक देश से माल मंगाकर उसे अलग अलग देशों में बेचते हैं, तो वो एंटरपोर्ट ट्रेड होता है। अब इस जियो को आप अच्छे से याद करेंगे, जिससे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड्स में मदद मिलेगी और इसको आप आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जियो की सहायता से मैंने आपको समझा दिया है। अब इंटरनल ट्रेड यानी कि जो हम अपनी कंट्रीज़ में करते हैं, सेम कंट्री में कोई भी काम होता है, वो होता है इंटरनल ट्रेड। होलसेलर जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को ख़रीदता है मैन्युफैक्चरर से और उसे स्टॉक करके छोटे छोटे दुकानदारों को, रिटेलर्स को बेचता है। रिटेल ट्रेड क्या होता है, इसमें जो वो है रिटेलर है, वो होलसेलर से सामान को खरीद के अपने यहाँ आसपास जितने भी कंज्यूमर हैं, जो भी उपभोक्ता उसके पास आते हैं, उनको वो माल बेचता है। एक्सटर्नल ट्रेड, it is concerned with the buying and selling of goods and services between person or organization operating in 2 or more countries। यानी 2 या 2 से ज़्यादा देशों में जब व्यापार होता है तो वो एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है, फॉरेन ट्रेड कहलाता है या फिर इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। एक्सटर्नल ट्रेड के 3 टाइप्स हैं, जैसे मैंने बताया था पहले आपको, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और एंटरपोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट में हम विदेशों से माल अपने देश में मंगाते हैं, जैसे कि चाइना से इंडिया में। एक्सपोर्ट में हम अपने देश से माल दूसरे देशों में भेजते हैं, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना एक्सपोर्ट कहलाता है। और एंटरपोर्ट क्या होता है कि हमने एक कंट्री से माल मंगाया और उसको अलग अलग कंट्रीज़ में बेचा, जैसे कि इंडिया इम्पोर्ट्स मैनी कमोडिटीज़ फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज़ टू एक्सपोर्ट देम टू नेपाल। यानी इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ से सामान मंगाती है और नेपाल भेजती है, यानी कि इसमें इंडिया ने नहीं बनाया माल, इंडिया ने इंपोर्ट करा और उसी माल को फिर एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा एंटरपोर्ट ट्रेड। अब ये जो ट्रेड में जो सहायक चीज़ें हैं वो क्या क्या होती हैं, आप इसको समझिए। It refers to those activities which facilitate the purchase and sale of goods, which are meant for assisting trades. These activities are generally referred to service because these are in the nature of facilitating and activities relating to industry trade. अब ये जो हमारे ट्रेड है यानी व्यापार की जो सहायक चीज़ें होती हैं वो कौन सी होती हैं? ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं अभी। वेयर हाउसिंग है, यानी कि सामान को संभालना, गुड्स को संभालना, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब हमारे व्यापार में सहायक एक्टिविटीज़ हैं जो कि एड कहलाती हैं, जिसे हम एड कहते हैं। दीज एक्टिविटीज़ नॉट ओनली सपोर्ट ट्रेड बट ऑल्सो द इंडस्ट्री। ये एक व्यापार नहीं, पूरे इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती हैं। अगर ये नहीं होंगी तो इंडस्ट्रीज आगे चलनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। Hence, auxiliaries are an internal part of entire business activities। यानी ये पूरी बिजनेस एक्टिविटीज़ का बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। और अब हमारे पास हम इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे पढ़ सकते हैं। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाने के लिए हमें एरियाज़ को डिस्ट्रीब्यूशन में बांटने के लिए, चीज़ों को अलग अलग एरियाज़ में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। कम्युनिकेशन चाहिए, यानी फ़ोन्स, मोबाइल्स, मेल्स, ईमेल्स, ये सब चाहिए। तो इसके लिए हमें किस पे डिपेंड होना पड़ता है? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पे। तो हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एक ऐसी एड है जो ट्रेड के लिए सहायक होती है। नेक्स्ट है, अब इसका यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि कोस्टल शिपिंग हो गई, रोड ट्रांसपोर्ट्स हो गए, ये सब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब बैंकिंग और फाइनेंस कैसे हमें सहायक करती है कि कोई भी चीज़ के हमारे एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, हमारे को चीज़ें बनाने में उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, या अभी हमारी पेमेंट रुकी हुई है
और हमें पेमेंट करनी है, तो हम ओवरड्राफ्ट, बैंक से एक सुविधा मिलती है जिसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं, तो उस सुविधा से हम अपने बिल की पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमें बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर आती हैं। अब हमें फ़ॉरेन से ट्रेड करना है, व्यापार हमें बाहर के मतलब देशों से करना है, तो बाहर के देशों पर हम डायरेक्ट ना विश्वास करके हम बीच में बैंक को लेते हैं, बैंक से ही हम वहाँ पे पेमेंट करते हैं और पेमेंट लेते हैं। तो ये बैंकिंग और फाइनेंस का काम हो गया। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हम टाइम टू टाइम पे करते हैं, और जब कभी इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि रिस्क जब आता है, कई बार चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, इस तरह के रिस्क जब आते हैं, ये ऑलवेज़ नहीं होते, ये कभी कभी होते हैं, इसलिए इनके लिए हमें मंथली या ईयरली इंश्योरेंस की एक प्रीमियम पे करनी पड़ती है। और जब हमारे साथ ये कोई भी रिस्क आता है तो इंश्योरेंस कंपनी इस रिस्क को पूरा करती है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग जैसे आपको बताया है, usually there is a time gap between production and consumption of goods, as goods are not sold or consumed immediately after production. Warehouses removes this hindrance of time by providing facility of storage of goods. यानी कि जब हमारा माल का उत्पादन होता है वो तभी की तभी कंज्यूम नहीं हो पाता, तो इसके लिए हमें वेयर हाउस और स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें कौन उपलब्ध कराता है? जो ट्रेड में सहायक होते हैं, एड्स, वो वेयर हाउसेस होते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। कोई भी चीज़ हम बनाते हैं उसको बाज़ार में जब तक नहीं लोगों को पता चलेगा कि हमने क्या बनाया है, उसकी क्या ज़रूरत है, कंज्यूमर को अगर मान लो ज़रूरत है पेन की और हमने बना दी है उसके लिए पेंसिल, तो फिर क्या होगा? तो उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, वो किसी और चीज़ पे जाएगा। अगर उसे ज़रूरत है छोटे फ़ोन की, कीपैड वाले फ़ोन की, आपने स्मार्टफोन बना दिया, तो उसके लिए वो महंगा हो जाएगा, वो उसके बजट में नहीं आएगा। यानी कि अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें एडवर्टाइजिंग का सहारा लेना पड़ता है और लोगों को उसके प्राइस, यूजेज, क्वालिटी, फीचर्स ये सब बताकर उसकी सेल करनी होती है, जिससे सही प्रोडक्ट सही इंसान के पास सही प्राइस पर पहुंच सके। नेक्स्ट है एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं जितने भी एड्स, इनको हम एक जियो बना के लिखेंगे और इसके बाद जो समझा है उसमें इसको हम लिख देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है, इंसान बिजनेस क्यों करता है, इसको जानने के लिए हम यहाँ पढ़ेंगे। एवरी बिजनेस इज डायरेक्टेड टू द अचीवमेंट ऑफ सर्टन objectives. Objective refers to the end points towards which all business activities are directed. Objective lay down the guidelines for various activities and decide the direction and amount of effort needed for these activities. अब जो व्यापार के उद्देश्य होते हैं, अपने सबसे पहले हमारा जो व्यापार का उद्देश्य होता है वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो, यानी कि हमें प्रॉफिट उसमें होना चाहिए। हमारा उद्देश्य सबसे पहला होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है, या हमारे जो खरीदार हैं वो बढ़ने चाहिए। आज हमने 4 जनों को कोई माल बेचा है, तो 1 साल बाद हो सकता है हम उसको 10 करें, 11 करें, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बिज़नेस को बढ़ाना। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव और थर्ड है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो अब हम इन अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट है बिजनेस का जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है यानी उद्देश्य होता है, वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। एवरी एंटरप्रेन्योर अंडरटेक बिजनेस एक्टिविटीज़ प्राइमरली टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि वो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करता है। बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए फर्स्ट उद्देश्य उसका होता है प्रॉफिट कमाना। सेकंड है सर्वाइवल। एवरी बिजनेस एम्स टू इंश्योर दैट it continues to survive and exist in the future. Survival is possible only when organization is able to earn enough revenue to cover its cost. अब हर बिजनेस का उद्देश्य
पहले सरवाइव करना होता है, यानी कि जो हमने प्रोडक्शन की है उसका जो कॉस्ट है वो हमें मिले और उसके बाद हमारी अर्निंग शुरू हो। अब नेक्स्ट है इसमें ग्रोथ। अब अगर हमने अ बिज़नेस नीड्स टू ऐड टू इट्स प्रोस्पेक्ट इन द लॉन्ग रन, अगर हमें बिज़नेस को लंबे समय तक चलाना है तो बिज़नेस को एक्सपेंड करना ज़रूरी है और उसकी ग्रोथ होना ज़रूरी है। Growth of a business indicates how well it is able to exploit and potential opportunities. जब कोई बिज़नेस ग्रो करता है तो हमें पता चल जाता है कि उसकी मतलब उसकी क्षमता कितनी है, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, उसके आगे क्या क्या स्कोप्स हैं। यानी ग्रोथ उसके किस पे पता चलती है कि सेल, यानी सेल वॉल्यूम, यानी उसकी बिक्री कितनी बढ़ रही है। ठीक है। इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी अगर हमारे पास अभी 100 लोग काम करते हैं और हमारा बिज़नेस बढ़ा, हमें 150 उसमें एम्प्लॉयज़ बढ़ा हो गए हैं, यानी 50 बढ़ गए हैं, तो हमारे बिज़नेस ग्रो पे है। मार्केट शेयर बढ़ा है, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बढ़े हैं, ये सब हमारे ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं। अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आपका कि कोई भी अपना जो बिग मार्केट में शेयर है वो बढ़ाना है, इनोवेशन करना है, ये सब चीज़ें आप इसे पढ़ोगे तो इसे देखो, ध्यान से देखना। ये जितना भी हमने कराया है उसको आप एक इस चीज़ से समझिए कि कोई भी बिज़नेस हम शुरू करते हैं तो हमारे मन में क्या होता है? हमारे मन में होता है हमें प्रॉफिट कमाना है, हमें उसको बढ़ाना है, हमें लोगों को काम देना है। तो ये हमारा फर्स्ट वो होता है, उद्देश्य होता है। अब है उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारी जो आसपास सोशल, सामाजिक उद्देश्य क्या है हमारे। सामाजिक उद्देश्य किसे कहते हैं? यानी समाज के लिए जो उद्देश्य होते हैं, समाज के लिए जो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, एक व्यापारी की जिम्मेदारी होती है, वही सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आएंगी। फर्स्ट है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ फेयर प्राइस, यानी कि अगर हमने कोई चीज़ बनाई है तो उसका प्राइस हमें फेयर रखना है, यानी जायज़ रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते। इससे हमारे जो कंज्यूमर हैं उनकी पॉकेट पर असर पड़ेगा और वो उस चीज़ को ज़रूरत होगी खरीदेंगे, लेकिन कम क्वांटिटी में खरीदेंगे और इससे हमारा सामाजिक लोगों पर का नुकसान होगा। इसलिए अगर हमारे पास कोई भी चीज़ बनाई है तो उसका प्राइस बहुत ही फेयर होना चाहिए, यानी कि अपनी कॉस्ट प्राइस के बाद जो सेल प्राइस रखना है वो जायज़ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्राइस लोगों से नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। बिजनेस एंटरप्राइजेज शुड नॉट इंक्लूड्स इन एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग। अब ये क्या है कि हम जब व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करने के बाद हमें सपोज़ हमने चीनी का उत्पादन किया, चीनी भी एक शुगर मिल में बनेगी। अब हमने शुगर का पहले उत्पादन कर लिया, सपोज़ हमें 1000 कुंटल शुगर की ज़रूरत है हमारे आसपास के लोगों को, और हम 500 कुंटल ही बाज़ार में डाली और 500 कुंटल हमने स्टॉक कर ली, तो वो समाज के लिए गलत है, क्योंकि जब वो मार्केट में कम होगी तो उसके रेट बढ़ेंगे तो लोगों की पॉकेट पे असर पड़ेगा, उन्हें महंगी चीज़ें मिलेंगी, जो कि हमारे सोशल लाइफ के लिए, सोशलिज्म के लिए ठीक नहीं है। तो ये अनफेयर है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट आता है हमारा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज शुड क्रिएट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एज टू कास्ट, रिलीजन, सेक्स एट्सेट्रा। यानी कि जब कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, तो वो रोज़गार देता है लोगों को, यानी कि एम्प्लॉयमेंट देता है। तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी उसको बिना किसी भेदभाव के देनी चाहिए, यानी कि कोई भी कास्ट का इंसान हो, कोई भी रिलीजन का हो, मेल हो या फीमेल, सबको समान भाव से उसे काम देना चाहिए, सबके लिए समान अवसर उसको देना चाहिए। ये एक हमारी सोशल जिम्मेदारी बनती है, सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा जो वातावरण है उसके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हमें जो
it must proper arrangement for disposal of effluent, smoke, waste etc. in order to avoid various type of pollution। यानी जो हमारी फैक्ट्री से डिस्पोजेबल चीज़ें निकलती हैं, धुआं निकलता है, वेस्टेज निकलते हैं, उन्हें ठीक से सही जगह पे पहुंचाया जाए, उनका ठीक सही से निकासीकरण हो, बाहर निकालने की व्यवस्था ठीक से हो और हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी पॉल्यूशन ना हो या बहुत ही सीमित मात्रा में हो और वो प्योरीफाई हो सके। नेक्स्ट है community service। Many business organizations engage in various community services like setting up schools, charitable dispensaries, donating money for social and religious activities etc. Fulfillment of this objective help to improve the reputation and public image of business। यानी कि बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो अलग अलग सर्विसेज कम्युनिटी यानी जो भी हमारी सोसाइटी में लोग होते हैं उनकी कम्युनिटी होती है, एक संस्था होती है, सर्विस होते हैं, उनको क्या उस कम्युनिटी को क्या देते हैं, उन लोगों की सब लोगों को क्या देते हैं, स्कूल देते हैं यानी कि वहाँ पे लोगों को पढ़ाया जाता है। डिस्पेंसरीज यानी वहाँ पे दवाइयाँ, चैरिटेबल यानी सही दाम पर या मुफ्त में दवाइयाँ दी जाती हैं या उनका प्राइजेस बहुत फेयर होते हैं। और सोशल एक्टिविटीज़ के लिए डोनेशन दी जाती हैं, जैसे कि कोई खेल प्रतियोगिता हो गई, कलर प्रतियोगिता हो गई या कोई रामायण महाभारत का शो करना है, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए डोनेशन देना भी बिज़नेस के अंदर उसकी ज़िम्मेदारी बनती है, जिससे हमारे बिज़नेस की रेपुटेशन बढ़ती है और पब्लिक इमेज भी बढ़ती है। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। नो बिजनेस कैन सक्सेस विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स एम्प्लॉय। Thus, business should aim to provide fair wage and reasonable working and living condition to workers। अब कोई भी बिज़नेस है वो बिना एम्प्लॉयज़ के नहीं चल सकता। अब एम्प्लॉयज़ के लिए बिजनेसमैन की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको सही वेजेस दे, फेयर वेजेस यानी जो उसका काम है उसके अनुसार उसे पैसे मिलें, उसको वेजेस मिले, रीज़नेबल वर्किंग हो और उसकी रहने की व्यवस्था, रहने से मतलब काम करने की कंडीशन ठीक हो, हवा पानी इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए कि जिस कंडीशन में वर्कर काम कर रहे हैं वो उसके फेवरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब फर्स्ट हमने पढ़ा, फर्स्ट वाला क्या पढ़ा था बताइए? फर्स्ट पढ़ा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल और अब थर्ड पढ़ रहे हैं हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक व्यक्ति के लिए हमें क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य होने चाहिए। एज एम्प्लॉयज़ आर वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय बहुत ही ज़रूरी रिसोर्सेज है, साधन है। सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति करना एक बिजनेसमैन का बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट उद्देश्य होता है। तो उसमें उसे क्या क्या करना होता है? टू प्रोवाइड हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस, यानी कि जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का वातावरण बहुत ही ठीक होना चाहिए। उसको सैलरी और अलाउंसेस, भत्ते पर मतलब उसको अलाउंस भत्ते ये समय मिलना चाहिए, सैलरीज बिल्कुल टाइम पे सही मिलनी चाहिए और उसकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि उसकी हेल्थ का, उसकी ग्रूमिंग का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। टू प्रोवाइड रीजनेबल सिक्योरिटी, और उसकी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए कि भाई वो सेफ़ है या नहीं है, ये भी बिजनेसमैन को ही देखना है। टू प्रोवाइड वेरियस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इन ऑर्डर टू मोटिवेट। अगर कोई व्यक्ति अपने समय से ज़्यादा काम करता है या अपनी मेहनत से और ज़्यादा काम करता है तो उसे हमें इंसेंटिव यानी सैलरी से ज़्यादा और पैसे देकर उसे इंसेंटिव मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेशन मिलेगा तो वो काम भी ज़्यादा करेगा। टू इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके हमें डिसीज़न लेने से पहले उनकी सलाह मशवरा करना चाहिए, क्योंकि वो जिस लाइन में चल रहे हैं उसमें काम कर रहे हैं तो उनके भी अपने अलग अलग से राय होती है जो वो मैनेजमेंट को लेनी चाहिए ताकि व्यापार को आगे अच्छे से बढ़ाया जा सके।
मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के कुछ और भी उद्देश्य होते हैं, जैसे मार्केटिंग स्टैंडिंग, ठीक है, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी। इन सब चीज़ों में क्या है, मार्केटिंग में क्या है, जैसे मार्केट स्टैंडिंग रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इज रिलेटिंग टू कॉम्पिटिटर्स, यानी कि एक मार्केट में एक ही तरह के बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, तो हमें प्राइस का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने खड़े हो सके। इनोवेशन, नई नई चीज़ों को इनोवेट करना चाहिए, एक ही पुरानी चीज़ पे हमें नहीं रहना चाहिए। प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, यानी जो भी हमने चीज़ बनाई वो अच्छे से यूज़ हो जाए। इसके बाद है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ऑल बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर फिजिकल रिसोर्सेज, जैसे कि उसे प्लांट और मशीनरी की ज़रूरत होती है, फंड्स की ज़रूरत होती है। अर्निंग प्रॉफिट को पाना एक सबसे मेन उद्देश्य होता है व्यापार का। मैनेजर की परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट भी व्यापार पे की अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा, तो व्यापार अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएगा। वर्कर की परफॉर्मेंस और एटीट्यूड, ये यानी व्यवहार और उनका काम करने की परफॉर्मेंस, यानी वो कितना काम कितने समय में कर रहे हैं, ये प्रोडक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए और उसको समय पे इन्फ्लुएंस करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एज इट मेक्स यूज टू स्केर्स रिसोर्सेज ऑफ दिस सोसाइटी, सो इट मस्ट मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस सोसाइटी। यानी कि एक जो कंपनी होती है, बिजनेसमैन होता है, वो सबसे पहले सोसाइटी में ही अपना बिजनेस लगाता है, समाज में अपना बिजनेस लगाता है, तो समाज के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी होती है वो उसे पूरी तरह निभानी चाहिए। तो अब हमने इसके बाद रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है। हमारे अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या क्या रोल है वो हम इन शॉर्ट फटाफट पढ़ेंगे। फर्स्ट है सर्वाइवल, यानी कि बिज़नेस को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट चाहिए। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए प्रॉफिट चाहिए। मेजर्स ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो इससे हमें बिज़नेस के एफिशिएंसी यानी काम करने की क्षमता का पता चलता है कि काम अच्छे से हो रहा है। रिवार्ड ऑफ रिस्क बियरिंग, अगर हमें कभी बिज़नेस में रिस्क हो जाता है, कहीं पर कोई एक्टिविटीज़ प्रॉफिटेबल नहीं होती है, तो वो हम उस प्रॉफिट से पूरा कर सकें। बेटर रेपुटेशन एंड गुडविल, बेटर यानी कि हमें अपनी रेपुटेशन और गुडविल बनाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, जो हमें प्रॉफिट से ही मिलता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव, लेकिन एक कंपनी का, एक व्यापारी का सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन ही ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इससे हमारा गलत व्यवहार फैलता है समाज में। करप्ट प्रैक्टिसेस, बिजनेस अलग अलग बिजनेस में इंगेज इन माल प्रैक्टिसेस और अनफेयर मीन्स लाइक होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग। अगर ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे तो फिर हम गलत रास्ते पे यानी करप्ट प्रैक्टिसेस करेंगे। लीड्स टू एक्सपेंशन, यानी हम व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अपनी गुड्स की क्वालिटी भी गिरा सकते हैं, वो हमें नहीं करनी चाहिए। यानी प्रॉफिट को हमें बढ़ाने के लिए कोई भी अनफेयर काम नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, अगर हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है तो हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटना चाहिए और बिज़नेस को लॉन्ग टर्म पे जाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सारी सोशल जिम्मेदारी निभानी चाहिए। फाइनली हम कह सकते हैं, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्रॉफिट अर्निंग थ्रू सोसाइटी शुड बी द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी कि हम अपने सोसाइटी के प्रति सही जिम्मेदारी निभाएंगे, वही हमारा बिजनेस का मेन उद्देश्य हो सकता है। इससे हमारी सारी ज़रूरत पूरी हो सकती है। तो आज हम यहाँ पे चैप्टर को ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस रिस्क को पढ़ेंगे। अब आप यहाँ तक जितना भी समझ में आया उसको रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब ये भी हमारे एक बिज़नेस का रूल है, अगर हमने किसी वीडियो से कुछ सीखा है, कुछ पाया है,
तो हमें उसे देना भी होता है। और देना क्या है कि आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और अपने कमेंट बॉक्स में जाके ये लिखना है कि हमें और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है। थैंक यू।